नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगा आज अहम सुनवाई। कुल 5 अर्जी हैं दाखिल। समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय अधिवेशन आज से। अखिलेश यादव लगातार तीसरी बार चुने जाएंगे अध्यक्ष। आज दिल्ली हाईकोर्ट पर टिकी रहेगी तेजस्वी यादव की निगाहें। आईआरसीटीसी घोटाले में जमानत रद्द करने पर होगी सुनवाई। देह व्यापार से इनकार किया तो मिली मौत। उत्तराखंड की घटना पर बीजेपी पर भड़के राहुल गांधी। 6 साल बाद आज से शुरू होगी नोटबंदी केस पर सुनवाई। 5 जजों की बेंच का हुआ गठन। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई होगी। इस मामले में 5 याचिकाएं दाखिल की गई थी। इसमें से 3 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। की अदालत से जारी विवादित परिसर का सर्वेक्षण एसआई से कराए जाने के आदेश के खिलाफ दाखिल 2 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। आज की सुनवाई में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अपना हल्फनामा दाखिल करना है। साथ ही एएसआई के डायरेक्टर जनरल को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना होगा। जानकारी के मुताबिक ये सुनवाई दोपहर 2 बजे से जस्टिस प्रकाश पांड्या की सिंगल बेंच में होगी। आज इस मामले में सुनवाई पूरी हो सकती है और अदालत सभी 5 अर्जियों पर अपना जजमेंट रिजर्व कर सकता है। बता दें कि ज्ञानवापी मामले में सोमवार को केस की सुनवाई रोकने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी। इस दौरान कोर्ट ने आगे इस मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से अपनी बात हाई कोर्ट में रखने को कहा था। जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि वो जनहित याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे। इससे पहले 12 सितंबर 2022 को वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले पर एक फैसला सुनाया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है। जिला अदालत में इस केस की सुनवाई जिला जज ए.के. विश्वेश की एकल पीठ ने की थी। यूपी में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। आज प्रतिनिधि अधिवेशन है, जबकि 29 सितंबर को राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। अधिवेशन सुबह 11 बजे से लखनऊ के रमाबाई मैदान में शुरू होगा और इन अधिवेशनों में पार्टी के करीब 25,000 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। राज्य स्तरीय अधिवेशन में अध्यक्ष का चुनाव होगा और राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। बता दें कि स्थानीय निकाय के होने वाले चुनावों और उसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण इस अधिवेशन में अखिलेश यादव को लगातार तीसरी बार पार्टी का अध्यक्ष चुना जाएगा, जबकि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नरेश उत्तम पटेल का अलावा एक अन्य नाम भी स्वामी प्रसाद का भी सामने आ रहा है। बता दें कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से पदाधिकारी पहुंचेंगे यहां पर। साथ ही आने वाले समय में किन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा, इसकी रणनीति भी बनाई जाएगी। अधिवेशन में मुख्य विपक्षी दल होने के नाते सत्तारूढ़ बीजेपी से निपटने के लिए सपा अपनी कारगर भूमिका के बारे में चर्चा करेगी। साथ ही साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति पर भी गहन चर्चा होगी। अखिलेश यादव को 1 जनवरी 2017 को पहली बार पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव के स्थान पर दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। बता दें उसके बाद अक्टूबर 2017 में आगरा में हुई राष्ट्रीय अधिवेशन में उन्हें एक बार फिर सर्वसम्मति से पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था। उस वक्त पार्टी के संविधान में बदलाव कर अध्यक्ष के कार्यालय को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया था। अक्टूबर 1992 में गठित सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर अब तक यादव परिसर का ही कब्जा रहा है। अखिलेश से पहले मुलायम सिंह यादव की पार्टी के अध्यक्ष रहे थे। बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेताओं की नजर आज दिल्ली हाईकोर्ट पर टिकी रहेगी। दरअसल आज दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई होगी जिसमें बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आईआरसीटीसी घोटाला में दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की गई है। बता दें कि सीबीआई ने तेजस्वी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीबीआई अधिकारियों को धमकी देने के मामले को लेकर ये याचिका लगाई है। सीबीआई ने कहा है कि तेजस्वी यादव की जमानत रद्द की जाए क्योंकि उन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया। पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई के आवेदन पर स्पेशल कोर्ट की जज गीतांजलि गोयल ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी करके मामले में
जवाब मांगा था। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से दाखिल उस याचिका पर भी आज सुनवाई करेगा, जिसमें जैन ने अपने खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी। बता दें, इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा था। जस्टिस योगेश खन्ना जैन की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी करके उससे लघु उत्तर दाखिल कराने के लिए कहा और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 28 सितंबर को सूचीबद्ध किया गया था। तो आज मामले में सुनवाई होनी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तराखंड के अंकिता हत्याकांड के मामले में न्याय की मांग करते हुए मंगलवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा बचाओ का है। आपको बता दें, लेकिन जनता पार्टी के कर्म बलात्कारी हैं और इन भारत जोड़ो यात्रा गांधी हत्याकांड के मामले में निकाले गए शामिल थे। इनमें महिला कांग्रेस अध्यक्ष अन्य नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद हुए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल ने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री का नारा बीजेपी के कर्म बलात्कारी बचाओ और आरोप लगाया है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री की विरासत होगी और सिर्फ भाषण झूठे और खोखले हैं। बता दें, इनका शासन जो अपराधियों समर्पित है, कि अब भारत नहीं बैठेगा। कांग्रेस ने जस्टिस फॉर अंकिता हैशटैग से अभियान चलाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी के करतूतों को देखा जा सकता है और रिजॉर्ट में भंडारी के साथ आप सब तमाम बातें राहुल गांधी के आ रही। बता दें कि उत्तराखंड की रिजॉर्ट मालिक द्वारा की गई हत्या इस बात का कि बीजेपी महिलाओं का सम्मान किस तरीके से है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के अंकेश्वर में गंगा भोगपुर में रिजॉर्ट में कार्यरत अंकिता रूप में रिजॉर्ट संचालक आर्य ने अपने 2 कर्मचारियों प्रबंधक सौरभ भास्कर और सहायक प्रबंधक अंकिता गुप्ता के साथ मिलकर केश के निकट चीला नहर में धकेल कर दी गई कि पुलिस तीनों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलकित हरिद्वार विनोद आर्य का बेटा में राज्य मंत्री हैं और घटना आने के बाद हालांकि भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित है। नोटबंदी के 6 साल बाद अब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इसकी वैधता पर सुनवाई करेगी। के लिए जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच का गठन किया गया है। आज बेंच मामले में विस्तृत सुनवाई की तय कर सकती है। 2016 को मामला लेकिन बेंच का गठन अब तक नहीं हो पाया था। अब जबकि बेंच का गठन हो गया है तो उम्मीद की जा रही है इस मामले में जल्द सुनवाई भी पूरी हो सकती है। नरेंद्र मोदी सरकार ने जब 2016 में नोटबंदी की थी तो उसके बाद देश भर की अदालतों में केस दायर किए गए थे। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की अदालतों में पेंडिंग नोटबंदी सभी केस की सुनवाई पर रोक लगा दी थी। 5 जज के पास भी किया था। टीएस ठाकुर की बाल तैयार किए थे, जज के सामने सुनवाई के लिए भेजा गया था। याचिकाकर्ता ने इस केस को सुप्रीम कोर्ट में कई दलीलें रखी थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके हर हफ्ते 24,000 निकाले जाने की इजाजत दी थी। हकीकत में नोट नहीं निकाले जा सकते क्योंकि नोट की कमी थी उस दौरान। बता दें, याचिकाकर्ता और पॉइंट गिनाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह मामला आम आदमी से जुड़ा है और ऐसे में रिजर्व बैंक को मामला सौंपा जा चुका है। लगभग चलो एक छोटे से ब्रेक का सिलसिला लगा। Anywhere.
स्वागत है। रुक करते हैं खबर का। आपको बता दें कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना नामांकन करेंगे। लालू दोपहर करीब 12:13 वीपी हाउस स्थित पार्टी ऑफिस में नामांकन दाखिल करेंगे। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, सिद्दीकी और समेत अन्य आरजेडी नेता इसमें शामिल होंगे। आज से राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारिणी के पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। आज शाम 5 बजे वैध पाए गए उम्मीदवारों की जारी कर दी जाएगी और लालू यादव के फिर से अध्यक्ष पद पर निर्विरोध की पूरी संभावना है। 10 अक्टूबर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की विविध घोषणा की जाएगी और इससे पहले 9 अक्टूबर को के कन्वेंशन सेंटर निवर्तमान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। राष्ट्रीय परिषद की बैठक और पार्टी के खुले अधिवेशन किए जाने वाले प्रस्तावों पर चर्चा अगले दिन 10 अक्टूबर को के स्टेडियम में परिषद की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यकारिणी के सदस्य चुनाव होगा। नवनिर्वाचित अध्यक्ष को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। दूसरी और राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव से पहले प्रदेश स्तर के भी चुनाव हुए हैं। बता दें जगदानंद बिहार आरजेडी अध्यक्ष और उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के कैंडिडेट से चुनाव किया था और उनके खिलाफ किसी और कैंडिडेट में नामांकन किया था। पिछले दिनों के पद पर निवृत्त था। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और जनता पार्टी राज्यसभा सदस्य सुशील दिनों एक दूसरे पर खूब बयानबाजी का दौर जारी है। सोशल मीडिया अब दोनों नेताओं ने एक दूसरे की भविष्यवाणी कर दी है। पहली भविष्यवाणी ये है कि सुशील कुमार मोदी प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और वहीं दूसरी भविष्यवाणी ये है कि राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह मुंगेर से जेडीयू का जिला अध्यक्ष बनाया जा रहा है। ललन सिंह मुंगेर से जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं और सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि बहुत जल्द ही नीतीश कुमार ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी से मुक्त कर मुंगेर का जिला अध्यक्ष बना रहे हैं ताकि वो अपने लोकसभा क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान से दे सकते हैं और कहा कि ललन सिंह का जेडीयू में वही हश्र होने वाला है जो जॉर्ज शरद यादव और रामचंद्र सिंह का हुआ है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि महागठबंधन से सतर्क रहने की आवश्यकता है जो तुष्टिकरण के लिए पीएफआई जैसे संगठन और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाने वालों का समर्थन कर रहा है। बता दें कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने पीएफआई के समर्थन द्वारा महाराष्ट्र में पाकिस्तान जिंदाबाद लगाने वालों का समर्थन करते हुए कहा कि यह भी विरोध करने का एक तरीका है। सुशील कुमार मोदी के दावे पर ललन सिंह ने मंगलवार को ट्वीट किया कि सुशील कुमार मोदी जी, आपकी खबर मैंने देखी जिसमें आप बता रहे हैं कि नीतीश जी को सोनिया गांधी जी छोड़ने आई हैं या नहीं। सीधे तौर पर वो निशाना साधते हुए नजर आए। जिस तरह से आपको शुरू में ही हमने बता दिया कि बयानबाजी का दौर जारी है और सीधे आपको बता दें कि उनके साथ फोटो शेयर किया जा रहा और लगता है कि आज तक आप छात्र नेता से राजनेता बन ही नहीं पाए। खैर, हम लोग तो चाहते हैं कि आप कुछ पदोन्नति हो जाए और लेकिन सुन रहे हैं कि आपकी पदोन्नति हो रही है। फिर से आपके प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है जो कि आप 15 साल पहले थे। वाकई आप दया के ही पात्र हैं। तो सीधे तौर पर यह बयानबाजी का दौर सिलसिला जारी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मंगलवार को दिल्ली से पटना लौटे। इस दौरान पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला साधा। बता दें कि बीजेपी लगातार हरियाणा में हुए सम्मान रैली को लेकर सवाल खड़े कर रही थी। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि इन्हें जो कहना है कहने दीजिए। इन लोगों में अपना कंपटीशन है, सबको अपना काम करना है और हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं। इस दौरान एक सवाल पर तेजस्वी यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पैसे देने की बात कही। बता दें कि दरअसल तेजस्वी यादव ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वो अमित शाह को पैसे देंगे, वो पूर्णिया एयरपोर्ट का टिकट कटवा लें, अमित शाह टिकट कटाकर चले जाएं। बता दें कि अमित शाह जब हाल ही में 2 दिन के लिए बिहार आए थे तो उन्होंने मंच से कहा था कि पूर्णिया में एयरपोर्ट बना गया है और इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने आज पटना एयरपोर्ट पर बयान देते हुए अमित शाह को पैसे देकर टिकट कटवा लेने की बात कही और साथ ही निशाना भी साधा। आगे मिशन 2024 को लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया। सवाल पर काफी कह रही है कि नीतीश कुमार दिन में सपना देख रहे हैं कि इस पर यादव ने जवाब देते हुए कहा है कि नीतीश और नतीजा आपको पता है, बिहार का क्या है, बेको है 40 में से 29 जीते थे,
अब 40 में से एक सीट जाए वो उनके लिए बहुत, तो सीधे तौर पर वो जनता पार्टी बनते हुए नजर आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाल विवाह को पूरी तरह से अमान्य करने वाले हरियाणा के कानून को अपनी मंजूरी दे दी है। साथ ही इस तरह 15 से 18 साल के लड़के और लड़की के बीच वैवाहिक संबंध पूर्ण रूप से अवैध माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के बाद बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक 2020 लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया था कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 एक विशेष कानून होने के नाते भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी 1860 और 15 से 18 साल की आयु की नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध पर लागू होता है। इसमें कहा गया है कि आईपीसी की धारा 375 का प्रचलित अपवाद 2 मनमाना और संविधान का उल्लंघन है। इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 375 के मौजूदा अपवाद 2 को अमान्य कर दिया और इसके तहत 15 से 18 साल की आयु के पुरुष और उसकी पत्नी के बीच यौन संबंध धारा 375 के तहत परिभाषित बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के प्रावधान के तहत यह बलात्कार की परिभाषा के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सभी राज्य विधायकों के लिए ये बुद्धिमानी होगी कि वो बाल विवाह को शून्य बनाने के लिए कर्नाटक के मार्ग पर अपनाएं। साथ ही ये सुनिश्चित करें कि किसी नाबालिग लड़की और उसके पति के बीच यौन संबंध पोक्सो अधिनियम और आईपीसी के तहत एक दंडनीय अपराध हो। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि इसके तहत बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक 2020 लाया गया था और कानून को अब राष्ट्रपति की सहमति भी प्राप्त हो गई है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सर्दियों के मौसम में राजधानी में होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 30 सितंबर को 15 सूत्रीय कार्य योजना की शुरुआत करेगी। बता दें, इस बारे में जानकारी देते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सर्दी के मौसम में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए अपनी सरकार की 15 सूत्रीय कार्य योजना 30 सितंबर को जारी करेंगे। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि दिल्ली सरकार ने 5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले निर्माण और विध्वंस के सभी स्थलों पर एंटी स्मॉग उपकरण की तैनाती को अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस निर्देश के उल्लंघन पर परियोजना से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले धूल प्रदूषण की रोकथाम के लिए 20,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले निर्माण और विध्वंस के स्थलों पर स्मोग के उपकरण लगाना अनिवार्य था। बता दें कि गोपाल राय ने बताया कि सर्दी के मौसम को लेकर तैयार इस कार्य योजना के केंद्र में पराली प्रधान और बता दें कि प्रबंधन और धूल प्रदूषण, वाहन उत्सर्जन और खुले में कूड़ा जलाना, औद्योगिक प्रदूषण, सार्वजनिक वाले स्थल, स्मोक टावर और पटाखा और पड़ोसी राज्यों के साथ संयुक्त कार्रवाई समेत अन्य मुद्दे हैं। राय ने कहा कि जैसे ही वायु गुणवत्ता प्रबंधक आयोग आदेश जारी करेगा, वैसे ही संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान इलाकों में हालात की गंभीरता के अनुरूप वाले वायु प्रदूषण रोधी को लागू कर दिया जाएगा। तो सीधे तौर पर दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने की तैयारी में जुट गई है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन, वहां कंफर्ट जाएंगे, स्टाइल नहीं। लायरा स्टाइल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि विधानसभा का विशेष सत्र मंगलवार को शुरू हुआ और इसकी शुरुआत पूर्व सदस्य और गणमान्य देने से हुई। पंजाब विधानसभा में उस समय हंगामा हो गया जब मुख्यमंत्री भगवत मान ने विश्वास लाने की घोषणा की। और बीजेपी के सदस्यों ने जमकर स्पीकर ने मार्शल को कांग्रेस के सदन से निकालने का आदेश दिया, लेकिन कांग्रेस सदस्यों ने बाहर निकलने से मुख्यमंत्री भगवत मान ने कहा कि कांग्रेस के सदस्य बीजेपी से मिले और उन्होंने बीजेपी की बी टीम बताया। बता दें कि भगवत और से लाए गए विश्वास मत विरोध में बीजेपी विधायक अश्विन
शर्मा जंग महाजन से सदन वॉकआउट किया। क्या कुछ हुआ विधानसभा में, सुनिए। जिन्हों ने ऑपरेशन लोटस चलाया सीगा वो तो चुप करे बैठे, उन्होंने मीटिंग मूहरे कर रखी है। वो चुप करे, वो मुंह च कपड़ा तुन्नी बैठे ने, मूहरे कर रखे ने इन्होंने। सर हुण तक सुन लो, हुण स्पीकर साहब 4 स्टेटां दे विच 4 स्टेटां कर्नाटका, गोवा, मध्य प्रदेश, ये स्टेटां आंध्र प्रदेश गवा चुके है। हुण तक साहब इन्हां दे 9 मुख्यमंत्री ने जिहड़े वो बीजेपी दे विच शामिल हो चुके हुण तक सर इन्हां दे तकरीबन पौने 200 के करीब MLA ने जिहड़े जिस दिन पंजाब दे विच ऑपरेशन लोटस इन्हां ने शुरू कीता सीगा, उस दिन कांग्रेस के 11 चों 8 MLA ने जिहड़े वो बीजेपी वाले पट के ले गए सीगे गोवा दे विच। सानू ये सीगा कि सैशन बुलावांगे, ये साडी गल करनगे कि भाई साडे नाल भी बीजेपी वाले साडे नाल धक्का करके 11 चों 8 बंदे साडे पट के ले। हैरानी उस दिन हुंदी है, हैरानी उस दिन हुंदी है जद उन्हां दे हाथ बन के उन्हां दे बी टीम बन के साडा विरोध, लोकतंत्र का विरोध करते हैं। सर पंजाब के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी और मान जी मेजोरिटी दी है 92 सीटां दे नाल। सर साडी जिम्मेवारी बनती है कि जिहड़ा पंजाब के लोगों ने फतवा दिता है उन्होंने कोई ऐसे जिहे रल मिल के पंजाब नूं लोकां दे दिते फतवे नूं ये साडी ड्यूटी बनती है। सीएम साहब ने कहा सीगा कि असी कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया और किस तरह से विधानसभा हंगामेदार रही। तो रुक करते हैं महाराष्ट्र सरकार उत्सव को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। शिंदे सरकार ने नवरात्रि उत्सव के दौरान 3 और 4 अक्टूबर के अलावा एक को भी मध्य रात्रि तक लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री सचिवालय जारी एक रिलीज के मंगलवार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम ने मुंबई में लाउड 1 अक्टूबर की मध्य रात्रि तक रियायत देने का फैसला किया। बता दें कि मुख्य सचिवालय की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज के नवरात्रि उत्सव के दौरान अब मुंबई में 1 अक्टूबर शनिवार के अलावा 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को भी मध्य रात्रि तक लाउड स्पीकर इस्तेमाल की छूट रहेगी। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के ध्वनि प्रदूषण संशोधित नियम 2017 के तहत संबंधित जिला कलेक्ट्रेटों को साल से भी 15 दिन सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक लाउड के लिए छूट की घोषणा करने के लिए अधिकृत किया गया है। इस प्रेस रिलीज में आगे बताया गया है कि आमतौर पर जिला कलेक्टर इस छूट के लिए 13 दिन निर्धारित करते हैं और शेष 2 दिन जिले में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार छूट के लिए आरक्षित होते हैं। वहीं मुंबई पुलिस ने मंगलवार को लोगों को विसर्जन के बाद देवी दुर्गा की पानी में तैरती हुई या आधी डूबी प्रतिमाओं की तस्वीरें खींचने या वीडियो बनाने से रोकने का आदेश दिया। इस अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने कहा है कि तैरती और आधी डूबती मूर्तियों की तस्वीरें और वीडियो से धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं और सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है। उन्होंने कहा है कि आदेश के अनुसार दुर्गा पूजा के दौरान 5 से 7 अक्टूबर तक ऐसी तस्वीरें और वीडियो ना बनाए जाएं और अखबारों में प्रकाशित या सोशल मीडिया पर प्रसारित ना किए जाएं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव प्रतिक्रिया जारी है और राजस्थान में सियासी उठापटक के बाद पेच फंस गया है। बता दें अब आखिरी कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का चुनाव लड़ेगा, सीधे तौर पर सवाल खड़ा हो गया है। बता दें राजनीतिक गलियारों में तैरता हुआ नजर मंत्री ने बड़ा बयान दिया है इसको लेकर। उन्होंने बताया कि खुद को अध्यक्ष पद की रेस से बाहर बताया है उन्होंने। और बघेल कल यानी बुधवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रायपुर हेलीपैड पर बघेल मीडिया से जवाब दे रहे थे। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए खुद को छोटा बताया। अध्यक्ष पद का चुनाव कोई भी लड़ सकता है मगर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ी बात है, उसके लिए अनुभव होना जरूरी है। देश दुनिया के मुद्दों पर मैं खुद को बहुत जूनियर मानता हूँ। मुख्यमंत्री बघेल
जनता पार्टी के आरोप पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव पर सवाल उठा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी आंतरिक लोकतंत्र नहीं है और पार्टी के दो लोगों ने एक को राष्ट्रीय बना दिया है। कांग्रेस गुजरात के सौराष्ट्र में आज एक यात्रा की। पार्टी ने इस चलो कांग्रेस के साथ मां के द्वार नाम दिया गया है और बता दें कि नवरात्रि को देखते हुए इस यात्रा का नाम है और ये यात्रा पूरे इसकी शुरुआत राजकोट शहर से होगी और जूनागढ़ जिले के सिद्धसर में गठीला की यात्रा के बाद खत्म होगी। कांग्रेस का मानना है कि इस यात्रा का प्रबल सौराष्ट्र क्षेत्र की करीबी 25 सीटों पर पड़ेगा। कांग्रेस विधायक ललित ने शुक्रवार को बताया था कि यात्रा चलो कांग्रेस के साथ मां के द्वार की यात्रा राजगढ़ से बुधवार सुबह 8 बजे शुरू होगी और कगथरा ने बताया था कि खोडल धाम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष पटेल 500 वाहनों के साथ राजकोट जिले के कागवाड़ मंदिर में रैली का स्वागत करेंगे। पटेल का आधार लौवा पाटीदार समुदाय में अच्छा माना जाता है। वो बता दें कि मंदिर के न्यासी भी हैं और कांग्रेस की यात्रा राजकोट से शुरू होकर जूनागढ़ जिले के सिद्धसर में गठीला की यात्रा के बाद खत्म होगी। ये दोनों स्थान कदवा पाटीदार समुदाय की देवी मां उमिया के मंदिरों के लिए जाने जाते हैं। बता दें यात्रा शुरू करने से पहले यात्री राजकोट में सरदार पटेल, इंदिरा गांधी और बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमाओं पर माला अर्पण कर वीरपुर के जालाराम बापा में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वो खोडल धाम मंदिर पहुंचेंगे। इस यात्रा में गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य शक्ति सिंह गोहिल भी इसमें शामिल होंगे। राजधानी पटना समेत बिहार के तमाम जिलों में मानसून अभी सक्रिय है। पिछले कई दिनों से यहां हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा रही है। हालांकि अब मानसून के जाने का समय है, बावजूद इसके गरज के साथ बादल बरस रहे हैं। वहीं लगातार हो रही बारिश से पटना में मौसम काफी खुशनुमा बना हुआ है और तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक पटना सहित तमाम जिलों में अभी कुछ दिनों और झमाझम पानी बरसने की संभावना जताई जा रही है। मंगलवार को भी जिले में दिन भर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और दोपहर बाद मेघ गरज के साथ बारिश भी हो सकती है। बता दें वहीं मौसम विभाग ने पटना में बुधवार यानी आज भी बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक पटना में आज 28 सितंबर बुधवार के दिन भर बारिश और आंशिक रूप से आसमान में बादल छाए रहेंगे और बारिश या गरज के साथ बौछार पड़ने या धूल भरी आंधी चलने की संभावना भी जताई गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप हमारी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। www.kalamkartavya.com पर जाकर आप खबरों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। नमस्कार।